लिखिए एडजस्टमेंट समायोजनाएं, एडजस्टमेंट समायोजनाएं, समायोजनाएं, समायोजनाएं क्या होती हैं? लिखिए किसी भी व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में यदि कोई लेखा गलत हो गया है, किसी भी व्यवसाय में यदि कोई लेखा गलत हो गया है, कोई लेखा गलत हो गया है तो उसे सही करना, तो उसे सही करना। छूट गया है, मतलब यदि कोई लेखा छूट गया है तो उसका लेखा करना, कोई लेखा छूट गया है तो उसका लेखा करना, कोई लेखा छूट गया है तो उसका लेखा करना। और यदि कोई लेखा अशुद्ध है या अधूरा है तो उसको पूरा करना, तो उसको पूरा करना, तो उसको पूरा करना समायोजन कहलाती है। समायोजन ब्रैकेट में एडजस्टमेंट कहलाती है, या कहते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि बेजेस दिया, बेजेस पेड। मान लीजिए आपके प्रश्न में है बेजेस पेड कितना, 10,000। अब इसका 1,000 इसका लेखा नहीं हुआ है, आपको बाद में मालूम पड़ा कि मजदूरी कितना दी गई है, 1,000, इसका लेखा नहीं हुआ है। तो क्या इसका बिना लेखा किए जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो सही होगा? नहीं, तब इसका हमको लेखा करना पड़ेगा। तो लेखा क्या होगा इसका? इसका लेखा होगा बेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो गई। अब इसकी पोस्टिंग भी करेंगे, आप लेजर भी करेंगे। भाई ये छूटा है तो पूरा करना पड़ेगा ना, जर्नल भी करेंगे, लेजर भी करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट तक जाएगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। और अगर अधूरा हुआ है तो उसको पूरा करना है। जर्नल एंट्री हुई, लेजर नहीं हुआ तो लेजर करो, पोस्टिंग करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ। समझे मेरी बात? यदि कोई चीज छूट गया तो उसको लेखा करो, लिखो, अधूरा हुआ तो उसको पूरा करो, और अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करो। यही सब क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक। ये आप जितने भी लोग अकाउंटेंसी की लाइन में हैं, जान लीजिए आप सबके लिए बहुत फायदेमंद चीजें हैं ये। फाइनल अकाउंट तो बिल्कुल, और एडजस्टमेंट तो आपके लिए हमेशा काम में आएगा। समझ लीजिए, किसी भी जगह रहोगे आप सब, टैली करोगे, किसी भी अकाउंटिंग लाइन में रहोगे, सीए करोगे, एमबीए करोगे, कुछ भी करोगे, हम कहते हैं एक ट्यूटर भी बनोगे, एक कोच भी बनोगे, किसी कोचिंग पढ़ाने वाले भी बनोगे, तब भी तुम्हारे काम में आने वाली चीज है ये। लिखिए किसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक? जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक क्या है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, पता है? नहीं पता? लिखिए वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे अंतिम रहतिया कहते हैं, उसे अंतिम रहतिया कहते हैं, उसे अंतिम रहतिया कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जरा समझ लीजिए एक बार। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की धारणा और है विकास भैया। क्लोजिंग स्टॉक की धारणा यह है कि एक वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो अगले वर्ष के लिए क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। कैसे? मान लीजिए किसी के पास कपड़े की दुकान है, तो 4 लाख रुपए कपड़ा ले आया है, बिजनेस में लगाया है, और पूरे साल बिजनेस करने के बाद उसके पास 2 लाख का कपड़ा क्या हुआ? बच गया 31 दिसंबर को, अगर उसकी क्लोजिंग डेट है तो। और मान लीजिए 31 मार्च क्लोजिंग डेट है तो 31 मार्च को
अगर 2 लाख कपड़ा बचा है, क्या सब बिक जाएगा? क्या कुछ तो बचा रहेगा ना। तो जो क्लोजिंग डेट को बचा है वही क्लोजिंग स्टॉक होता है, और वही अगले साल ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक का धारणा क्या, सुन लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक की धारणा एक और है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन, वो किस मूल्य पर होता है? किस मूल्य पर होता है? सुन लीजिए उसको भी। ये कई बार एग्जाम में पूछा, हाई लेवल एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। ये टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, या आपका नेट हो, या आपका एमबीए सीए कुछ भी कर रहे हैं, वहां पूछा जाता है। ये सुनिए, क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को किस मूल्य पर होता है? बराबर होता है कास्ट प्राइस, कुछ याद आ गया होगा आप सबको, कास्ट प्राइस आर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस, व्हिच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा। यानी किस पर? लागत मूल्य और बाजार मूल्य, लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, उसी पर क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। आपके फाइनल अकाउंट में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पर कास्ट प्राइस भी दिए रहेंगे और मार्केट प्राइस भी दिए रहेंगे, तो वहां क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य किसको मानोगे? किसको मानोगे? जो दोनों में कम होगा। जैसे कास्ट प्राइस कितना है? 10,000 है, और मार्केट प्राइस कितना है? 15,000 है। बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगी? कितना होगी? 10,000। कास्ट प्राइस 10,000 है, मार्केट प्राइस 8,000 है। बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगी? 8,000। तो आपको जो बनाना है पीएल और बैलेंस शीट ना, उसमें 8,000 मेंशन करेंगे आप, जहां पे दोनों मूल्य दिया रहेगा। इसलिए बता रहे हैं कि कुछ छोड़ नहीं रहे हैं हम। मतलब कहने का मेरा ये हुआ, अगर क्लोजिंग स्टॉक के निकालने के लिए तुम्हारे प्रश्न में क्या दिया गया है, उसकी मार्केट प्राइस भी दी गई है और उसकी कास्ट प्राइस भी दी गई, दोनों दी गई है। तो आप जो दोनों में कम होगा उसी मूल्य को क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। बस समझ में? लिखिए, चलिए आगे लिख लेना इसको अच्छे से। आगे लिखिए, लेखा। लेखा, अरे वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लिखिए इसमें, यदि क्लोजिंग स्टॉक तलपट के अंदर है, इफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर ट्रायल बैलेंस, यदि क्लोजिंग स्टॉक तलपट के अंदर है, अर्थात ट्रायल बैलेंस में दी गई है, तो तलपट के अंदर है तो कैसे हम पहचानेंगे कि तलपट है? ये कभी कभी देखो ऐसे दिया रहता है, सुन लो हमारी बात, आपके क्वेश्चन में कभी कभी जो दिया रहता है वो कैसे दिया रहता है? इस प्रकार से दिया रहता है। आपका क्वेश्चन रहता है, 2 पक्ष दिए रहते हैं, यहां पर ना तो डेबिट दिए रहते हैं ना तो क्रेडिट दिए रहते हैं। कुछ मदें यहां होती हैं और कुछ मदें यहां होती हैं, और नीचे आपका योग नहीं होता है, नीचे ब्लैंक रहता है, यहां पे कुछ जोड़े नहीं रहते हैं। ये तो जान लेना वो ट्रायल बैलेंस नहीं है। समझ लेना मेरी बात, नहीं सोचो वो ट्रायल बैलेंस है, इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है। कुछ सुने भैया, हम क्या बताए? दोनों तरफ मद लिखी रहती हैं लेकिन नीचे जोड़ा योग नहीं रहता है, तो समझ लेना वो ट्रायल बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के नियम को फॉलो नहीं करेगा। फिर ट्रायल बैलेंस का नियम क्या कहता है, सुन लीजिए, किसी को पता हो बताइए हमको। ट्रायल बैलेंस का क्या नियम है? आपके लिए एक फायदेमंद चीज यह है कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और ये तुमको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप दोबारा भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो समझिए समझिए, नहीं तो बाद में क्या करेंगे आप, इसको यूट्यूब खोल लीजिएगा, वही सारी बातें सामने आ जाएंगी। हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, सारे टॉपिक्स को आपके सामने रख रहे हैं। अब वीडियो में जो कुछ भी होगा बाद में एडिट हो जाएगा, परेशान ना होइए। बात मेरी कहने की ये है कि अगर आपके सामने कोई बात ला रहे हैं तो उसको सीखने का प्रयास करिए। क्या बोले हम? अगर आपके प्रश्न में ट्रायल बैलेंस दिया गया है और ये दोनों तरफ मदे हैं लेकिन नीचे योग नहीं है, तो समझ लेना वो ट्रायल बैलेंस नहीं है, वो ट्रायल बैलेंस के नियम का पालन नहीं करता है। अब तुम्हारे सामने बात आई कि ट्रायल बैलेंस का नियम का पालन नहीं करता है, भूपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो क्या बताएंगे आप? क्या दिमाग चल रहा है? कोई बात चल रही नहीं चल रही है? ट्रायल बैलेंस का नियम, ट्रायल बैलेंस का पहली बात नियम कहता है कि दोनों पक्ष का योग क्या रहता है? बराबर रहता है। जहां पर जिस क्वेश्चन में दोनों तरफ की बैलेंस बराबर किए रहेंगे, जोड़े रहेंगे, जान लेना वो ट्रायल बैलेंस है। दूसरा नियम कहता है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में क्या क्या होता है?
डेबिट साइड में होते क्या क्या सुन लीजिए, एक्सपेंसेस और आपकी एसेट्स। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमेशा आपको क्या मिलेंगे, एक्सपेंसेस मिलेंगे और आपकी एसेट्स मिलेंगी। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको क्या मिलेंगे, हमेशा इनकम मिलेगी और लायबिलिटीज मिलेंगी, क्योंकि इन्हीं चार के अलावा कुछ और होता नहीं है। या तो एक्सपेंस होता है, या तो इनकम होती है, या तो लायबिलिटी होती है, या तो एसेट्स होती है। इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो और दूसरी भाषा में बोल दें तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या मिलेगा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एक्सपेंस या लॉस और आपकी एसेट्स। और ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में क्या मिलेगा, आपको इनकम मिलेगी या लायबिलिटी मिलेगी। ये ट्रायल बैलेंस का रूल है। लेकिन कब, ये रूल कब फॉलो होगा कि डेबिट में आपको एक्सपेंसेस और एसेट्स मिलेगी और क्रेडिट में आपको इनकम और लायबिलिटी मिलेगी। कब, जब आपके दोनों पक्ष का योग क्वेश्चन में बराबर दिया रहेगा, जोड़े रहेंगे, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ बराबर है। जान लेना जो क्रेडिट साइड में है वो इनकम है और लायबिलिटी है, और जो डेबिट साइड में है वो एक्सपेंस है और एसेट्स है। लेकिन जिस क्वेश्चन में यहां जोड़े नहीं रहेंगे, जान लेना वो ना तो वो तलपट नहीं है। अब वहां पर ये चीज सोचो कि जो डेबिट में लिखा गया है इस साइड वो इनकम है, सॉरी ये एक्सपेंस है और एसेट्स है, तो नहीं, वहां पे ऐसा हो नहीं सकता। वहां पर लायबिलिटी भी दिए रहेंगे इधर, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस नहीं है। और जहां दोनों तरफ जोड़े रहेंगे, जान लेना वो क्या है, ट्रायल बैलेंस है। और वहां तुम्हें क्या मिलेगा, डेबिट साइड में क्या मिलेगा, एक्सपेंसेस और एसेट्स, और क्रेडिट में क्या मिलेगी, लायबिलिटी और इनकम। अब समझ में आई बात। तो अब सुनिए, तुम्हें पता है कि ये ट्रायल बैलेंस है, पता हो गया ना, दोनों तरफ जोड़ा गया है, समझ ले, पता है ना कि ट्रायल बैलेंस है। तो देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक की, बाहर दिया गया है। तो पहले हेडिंग क्या लिखवाए हैं, अंदर दिया गया है। तो अब सुन लीजिए, एडजस्टमेंट की एक बहुत बड़ी विशेषता है, समायोजनाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है, सुन लीजिए, कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा उसका लेखा केवल एक जगह होगा। एक विशेषता जान लीजिएगा, अंदर जो भी चीजें दी गई हैं उसको एक ही जगह दिखाएंगे, बस दूसरी जगह नहीं दिखाएंगे दोबारा। अगर पीएल में दिखा दिए आप तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, अगर बैलेंस शीट में जाएगा फिर पीएल में नहीं जाएगा। मतलब जहां जाएगा वो एक ही जगह जाएगा। कौन सी मद, जो तलपट के अंदर है, और जो तलपट के बाहर है वो कम से कम 2 जगह या मैक्सिमम 3 जगह पर जाता है। कहां, जो तलपट के बाहर दिया रहता है। कुछ सुने, याद रखिएगा। कुछ लोग सोचते क्या है यार, ये जो अंदर दिया गया एक बार यहां दिखा देते हैं, एक बार वहां भी दिखा देते हैं। नहीं, अंदर जो दिया गया उसको एक ही जगह दिखाइएगा। और वो कहां जाएगा, पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा, समझ गया ना, लेकिन जाएगा एक ही जगह। और जो बाहर दिया गया वो कम से कम 2 जगह जाएगा या 3 जगह भी जा सकता है, समझ गया ना। तो अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या लिखवाए हम पहले देखिए। यदि कहां है, तलपट के अंदर है तो कहां जाएगा, आप समझ सकते हैं, एक ही जगह जाएगा ना। क्लोजिंग स्टॉक तलपट के अंदर ऐसा लिखवाया ना मैंने। अब बताइए कहां जाएगा, वो एक ही जगह जाएगा, बताइए कहां जाएगा, लिखिए। तो सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट्स में, सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट्स में, करंट एसेट्स में, इन्वेंट्रीज में दिखाते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट्स में, करंट एसेट्स में, इन्वेंट्रीज में दिखाते हैं। इन्वेंट्रीज में दिखाते हैं। आगे लिखिए, यदि तलपट के बाहर है तो, इफ आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यदि तलपट के बाहर है तो, यदि तलपट के बाहर है तो, अब समझिए, बाहर है तो 2 जगह जाएगा ना, कम से कम 2 जगह जाएगा। तो लिखिए, एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल के, एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल के, पीएल के चेंज इन इन्वेंट्रीज में दिखाते हैं। एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल के चेंज इन इन्वेंट्रीज में दिखाते हैं, तथा दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट्स में, दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखे, करंट एसेट्स में, इन्वेंट्रीज में दिखाते हैं। बैलेंस शीट के
एसेट्स में, करंट एसेट्स में, इन्वेंट्रीज में दिखाते हैं। एक हेड है ना इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स का, उसी में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे आप देख लीजिए। मान लीजिए आपके प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक है 10,000, आपके प्रश्न में क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। ये तलपट के अंदर है, सुन लो कहाँ है ये, अच्छे समझ लीजिएगा। ये तलपट के अंदर है और ये भी तलपट के अंदर है। 4 ही होगा, लेकिन जो होगा तो सही होगा। 26 समझ रहे हैं कुछ लगभग समझ लीजिए। सुनिए ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक भी कहाँ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तब समझिए, तो ओपनिंग स्टॉक कितनी जगह दिखाएंगे, एक जगह, क्लोजिंग एक जगह, पक्का ना। कैसे दिखाएंगे सुन लीजिए। तो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो सिर्फ एक बार जाएगा कहां, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। ये गया एसेट्स में, अंदर है ना, तो कहां जाए, बैलेंस शीट के एसेट्स चला जाएगा। अब बचा क्या, ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल के चेंज इन इन्वेंट्री में। यही 10,000 दिखा दिया जाएगा। सुन लीजिए अच्छे से, फिर सुन लीजिए। अगर ओपनिंग स्टॉक भी बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर है और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है, दोनों अंदर है, तब इसे कैसे दिखाएंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बैलेंस शीट के जाएगा, एसेट्स में, इन्वेंट्री में चला जाएगा, खत्म। ये फिर पीएल में नहीं जाएगा, नहीं घटा के दिखाएं, नहीं, अंदर है तो कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट्स में, इन्वेंट्री में। और जो ओपनिंग स्टॉक है कहाँ जाएगा, ये जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री में, नहीं पीएल में जाएगा। कैसे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000 और क्लोजिंग आपका नील है। नील क्यों, क्योंकि अंदर है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा, पीएल में नहीं जाएगा। तो कितना 10,000 हो चला जाएगा कहां, आपके चेंज इन इन्वेंट्री में। बात समझ में आई क्या, वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। हाँ, अब सुनिए आगे, अभी दोबारा बताने वाले हैं। ये तो अंदर की बात आई। अब मान लीजिए आपका ओपनिंग स्टॉक कहां है, ओपनिंग स्टॉक आपका अंदर है, ये अंदर रहेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक बाहर है, समायोजन में है, ये बाहर है। अब कैसे करेंगे आप, तो एक बार आप कहां दिखाएंगे, चेंज इन इन्वेंट्री में, यानी पीएल में। कैसे दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग कितना है 10,000 और क्लोजिंग कितना है 15,000, तो ओपनिंग से क्लोजिंग हटाएंगे तो माइनस में आएगा, कितना 15,000, सॉरी 5,000। ये 5,000 आप दिखाइएगा ब्रैकेट में। अकाउंटिंग का एक रूल ये भी है, एक पहचान है, सिंबल है, जो ब्रैकेट में अमाउंट दे रहे हैं, समझ लो घटने वाली चीजें हैं, वो माइनस में लिखा जाएगा। समझ गए। मान लीजिए हम इसी अमाउंट को चेंज कर देते हैं। इतना अच्छा सुने रहोगे तो एग्जाम्पल नंबर जो अगला वाला है ना आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी, लगा लेंगे आप सब। क्या करेंगे आप, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, चलो ये 20,000 हो गया और क्लोजिंग कितना हो गया 15,000। तब ओपनिंग कितना है 20,000 और क्लोजिंग कितना है 15,000, तो ओपनिंग ज्यादा है ना। अब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 5,000, चेंज इन इन्वेंट्री में दिखा देंगे। ये समझ गए। दूसरी बार क्या होगा आप समझिए, दूसरी बार अब ओपनिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि ओपनिंग तलपट के अंदर था तो एक ही जगह जाएगा, वो चला गया, क्या बचा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां है, बाहर है ना। एक बार तो आपने यहां दिखा दिया, दोबारा भी तो कहीं जाएगा, कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में, इन्वेंट्री में दिखा देंगे। पूरा कितना 15,000 इतना रहेगा। द लीडिंग दूसरा, अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब पूरा बता रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज समझाते हुए बताएंगे। अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये अदत्त व्यय किसे कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, सुनिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है बताइए दीपा, नहीं पता, पता है आपको विकास भैया, बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कमा लेते हैं प्राप्त नहीं होता है, बात एक्सपेंस की कर रहे हैं,
बात एक्सपेंस की कर रहे हैं तो कमा लेते हैं, प्राप्त नहीं होता है, ये क्या है? सुन लो, पहले हम यही बता देते हैं। कमा लिए हैं लेकिन मिला नहीं है, वो एकड़ इनकम होती है, उपार्जित आय है। लेकिन किसी से काम करवा लिए हैं, पैसा नहीं दिए हैं, कोई सामान लेकर आए हैं, पैसा नहीं दिए हैं, वो सब क्या कहलाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स जो मुझे देना है, जो मुझे देना है, और इनकम मतलब जो मुझे मिलना है। बात समझिएगा, एकड़। तो आप लिखिए अदत्त व्यय, ऐसा व्यय जो अभी देना बाकी हो, ऐसा व्यय जो अभी देना बाकी हो उसे अदत्त व्यय कहते हैं। ऐसा व्यय जो अभी देना बाकी हो उसे अदत्त व्यय कहते हैं। यानी ड्यू है, अभी पे नहीं किया गया है, अदत्त व्यय कहते हैं। लिखिए लेखा। जैसे लिखिए जैसे मजदूरी 500 रुपया देना बाकी है, जैसे मजदूरी 500 रुपया देना बाकी है, वेजेस ड्यू 500, किराया 200 रुपया देना बाकी है, रेंट ड्यू या रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज, 200 रुपीज। आइए, समझ गया ना? जो भी देना बाकी है वो क्या? आउटस्टैंडिंग है। पक्का? तो आइए चलते हैं आगे। लिखिए लेखा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेखा लिखिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होगा लिखिए। अब वही सवाल यहां भी है कि आप देखेंगे आपके एग्जाम में, आपके प्रश्न में जो क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन में वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो मेरे मन में एक मानसिकता तो बैठ गई ना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहां जाएगा? केवल एक ही जगह जाएगा, और बाहर है तो 2 जगह जाएगा। तो लिखिए, यदि तलपट के अंदर है, इफ अंडर ट्रायल बैलेंस, यदि तलपट के अंदर है, इफ अंडर ट्रायल बैलेंस, तो लिखिए सिर्फ एक बार बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी में या करंट लायबिलिटी शीर्षक में यानी हेड में लिखे, लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, 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 अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। आगे लिखिए, यदि तलपट के बाहर है तो, यदि तलपट के बाहर है तो, यदि तलपट के बाहर है तो एक बार इफ आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो क्या करेंगे हम? 2 जगह दिखाएंगे ना। कैसे? लिखिए, बाहर है तो एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में संबंधित मदों में, रिलेटेड आइटम में, संबंधित मदों में जोड़कर दिखाएंगे, प्लस करके दिखाएंगे, संबंधित मदों में जोड़कर दिखाएंगे, तथा दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, तथा दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे।
आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। चलिए समझिए इसको भी कैसे, बाकायदा एग्जाम्पल समझा भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए देखिए आपका ये ट्रायल बैलेंस है, आपका ये टीवी है, ट्रायल बैलेंस यहां दिया गया है वेजेस, एक एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी समझ लीजिएगा। वेजेस दिया गया 10,000, अब बाहर कहा गया है एडजस्टमेंट में वेजेस ड्यू 100 या वेजेज आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज चाहे आउटस्टैंडिंग दिए रहे चाहे दिए ना ड्यू, समझ गया ना। अब अंदर कितना वेजेज है 10,000, बाहर क्या बोल रहे हैं वेजेज ड्यू कितना 100 रुपीज, और अंदर भी मान लीजिए कह रहेंगे वेजेज ड्यू 100। पहले हम अंदर को लेते हैं, अभी इसको नहीं ले रहे हैं। अगर आपके प्रश्न में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मिला ना, तो आप इसको कहां दिखाएंगे, अंदर है तो एक ही जगह जाएगा पक्का। तो वेजेज ड्यू है मतलब देना बाकी है, तो देना बाकी मेरा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 100 रुपया केवल अदर करंट लायबिलिटी में दिखा दीजिएगा। कितना 100 रुपया अदर करंट लायबिलिटी। अब अंदर वाले काम खत्म हो गया। मान लीजिए अंदर नहीं दिया गया, अब यही चीज बाहर दिया गया है, वेजेज ड्यू कितना 100 रुपीज, तब क्या करेंगे। अब आपके सामने विकल्प है कि दो जगह जाएगा, तो दो जगह कहां जाएगा। एक बार मैंने क्या कहा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में संबंधित मदों में क्या करेंगे, हिमांशु सुधांशु क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एक बार इसको ऐड कर देंगे, किसमें, संबंधित मदों का मतलब है जिसका आउटस्टैंडिंग है उसी में जोड़ देंगे। किसका है, वेजेज का। अब आप बताइए स्टेटमेंट ऑफ पीएल में वेजेज कहां जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में वेजेज कहां जाता है, वेजेज और सैलरी दोनों कहां जाते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो आप जो वेजेज है ये 10,000 जब लिखिएगा आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वहां लिखिएगा वेजेस कितना है 10,000, इसमें प्लस कर दीजिएगा कितना आउटस्टैंडिंग कितना 100, तो 10,100 आ जाएगा। यानी एक बार जिसका आउटस्टैंडिंग रहेगा उसमें पीएल में जाकर के जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिए, और दोबारा यही 100 रुपया 10,100 नहीं, यही जो आउटस्टैंडिंग है यही 100, ये दोबारा कहां जाएगा, अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे। आगे लिखिए, लिखिए तुरंत, पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंस, पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंस, पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। चले, अब ये प्रीपेड क्या होता है, पूर्व दत्त व्यय किसे कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं, तो लिखिए ऐसा व्यय जो किसी भी पक्ष को एडवांस में दे दिया जाता है काम कराने से पहले, ऐसा व्यय जो किसी पक्ष को या किसी पार्टीज को एडवांस में दे दिया जाता है, यानी एडवांस पे समझ लीजिए आप, एडवांस में दे दिया जाता है काम कराने से पहले, तो उसे पूर्व दत्त व्यय कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, तो उसे पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। पूर्व दत्त व्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहां कोई काम करता हो, कोई भी काम करता है आपके यहां, और आप उसे 500 रुपया या 5,000 रुपया एडवांस दे दो, ये लीजिए भैया आप रखे रहिए इसको, आपको जरूरत है आप ले लीजिए,
तो जो आपने एडवांस दे दिया, प्रीपेड हुआ ना, ये एडवांस दे दिया ना आप काम कराने से पहले। जैसे कहीं सामान लाना है, आपको सामान लाना है लेकिन सामान अभी नहीं लिए आप, लेकिन पैसा उनको एडवांस दे दिए। जब तक सामान नहीं लाए तब तक वो एडवांस माना जाएगा ना। तो किसी को पहले से पैसा दे देना बिना काम हुए तो क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। अरे सब छोड़ो, मोबाइल क्या बोलता है? मोबाइल के रिचार्ज जानते हैं ना, वो पोस्ट पेड है कि प्रीपेड है? दोनों है, छोड़ो, तुम्हारा क्या है? प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? पहले दो फिर सेवा लो। तो आपने क्या किया? मोबाइल कंपनी को पहले से, अब आप जो 1 साल का रिचार्ज कराए, 1 साल का रिचार्ज करा लीजिए आप, तो 1 महीना यूज करने के बाद आप सिम पोर्ट करा लीजिए दूसरे नेटवर्क में, ये बात अलग है। लेकिन जब 1 साल का रिचार्ज कराए हो तो 1 महीना आपने यूज किया ना, बाकी 11 महीने का रिचार्ज तुम्हारा पड़ा नहीं पड़ा है? पड़ा है ना। तो तुम्हारा क्या है? वो बोलोगे यार मुझे अब रिचार्ज नहीं कराना साल भर, मेरी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है वो, समझिएगा। तो जब किसी को पैसा आपने दे दिया है एडवांस और उससे भी आप सेवा नहीं लिए हैं, तो जो एडवांस दिए हो तुम्हारे लिए क्या होती है? वो तुम्हारी एसेट्स होती है, तुम्हारा पैसा होता है वो, समझ गया ना। तो लिखिए, लेखा लिखिए इसका। प्रीपेड का लेखा जस्ट और स्टैंडिंग का अपोजिट होता है, पूरा अपोजिट है। वो जुड़ता है तो ये घटेगा, वो जाता है लायबिलिटी में तो कहां जाएगा? एसेट्स में, समझ गया ना। तो लिखिए, यदि तलपट के अंदर है तो, यदि तलपट के अंदर है तो, यदि तलपट के अंदर है तो, इफ अंडर ट्रायल बैलेंस, तो सिर्फ एक बार, तो सिर्फ एक बार आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, तो सिर्फ एक बार आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे, अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। और यदि तलपट के बाहर है तो दूसरा पॉइंट डालिएगा, इफ आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यदि तलपट के बाहर है तो, बाहर है तो एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल के, पीएल में लिखिएगा, एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल में संबंधित मदों से घटाकर दिखाएंगे। जो भी रिलेटेड आइटम होंगे जिसका प्रीपेड एक्सपेंस होगा उसमें से माइनस करके तब दिखाया जाएगा। संबंधित मदों में से घटाकर दिखाएंगे। तथा दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। तथा दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। अब इसको सुन लीजिए कैसे भैया, सुन लीजिए। मान लेते हैं कि प्रीपेड रेंट दिया गया है कहां? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है, कितना? 50। आपका प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है कितना? 50। बताइए क्या होगा? अंदर है ना, जाहिर सी बात है एक जगह जाएगा, एक जगह जाएगा। तब एक जगह ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, अदर करंट एसेट्स में। और अगर बाहर दिया गया है, चलो अंदर नहीं दिया गया, अब कहां दिया गया है? बाहर प्रीपेड दिया गया है, तो क्या करेंगे? अरे केवल रेंट का ही नहीं, किसी का भी प्रीपेड दिया गया है, किसी का भी, इसको अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं। अनएक्सपायर्ड प्रीपेड का नाम क्या है? अनएक्सपायर्ड भी है, और प्रीपेड का नाम एडवांस भी है। चाहे एडवांस के नाम से आए, चाहे अनएक्सपायर्ड के नाम से आए, चाहे प्रीपेड के नाम से आए, बात वही है। क्या करेंगे आप?
जो रूल बता रहे हैं प्रीपेड का वही अनएक्सपायर्ड का है, वही किसका है, एडवांस का भी है। समझ गया ना। चलिए मान लीजिए तलपट के बाहर है तो क्या करेंगे, दो जगह, एक जगह कहाँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में रिलेटेड आइटम में से घटा देंगे। अब बताइए रेंट कहां जाएगा, रेंट आपके पीएल में कहां आता है, अदर एक्सपेंस। कौन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में क्या करेंगे आप, रेंट लिखेंगे 1000 और कितना प्रीपेड है 50, माइनस कर देंगे प्रीपेड 50, आएगा 950। एक बार तो घटा दिए, दोबारा यही 50, कुछ लोग बहुत समझदार हैं वो 950 पूरा दिखा देंगे, वो नहीं, जो प्रीपेड है वही 50 कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में दिखा देंगे। आगे लिखिए डिप्रिसिएशन ह्रास, डिप्रिसिएशन ह्रास, डिप्रिसिएशन ह्रास। देखिएगा आप सब इस टॉपिक को समझ जाएंगे, इतना इतना लिखवा रहे हैं तो एग्जाम्पल नंबर 6 में कुछ नहीं है, सब सबका डालेंगे, इसीलिए उसी टॉपिक को, उसी एग्जाम्पल को टारगेट करके सब लिखवा भी रहे हैं आप सबको। लिखिए डिप्रिसिएशन ह्रास लिखे। अब आप मुझे बताइए कि डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं, ह्रास। कहीं न कहीं 2-2 नंबर ही भी तैयार हो रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं और स्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है 2 नंबर में, आपसे पूछ सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं 2 नंबर में, आपसे पूछ सकते हैं प्रीपेड क्या है, आपसे पूछ सकते हैं एडवांस, मतलब वही। तो ये सब चीजें आप दिमाग में रखे रहिएगा। डिप्रिसिएशन पूछ सकते हैं किसे कहते हैं 2 नंबर में, क्या करोगे, देना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि डिप्रिसिएशन कौन सी एसेट्स पे लगता है, फिक्स पे लगता है मानते हैं, लेकिन फिक्स में 2 होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल पे लगता है, टेंजिबल मीन्स जो दिखाई देती है, जैसे फर्नीचर है, कार है, बिल्डिंग है ना, इस पर ह्रास लगता है। लेकिन क्या लैंड पर लगता है, भूमि पर क्यों नहीं लगता, भूमि पर क्यों नहीं लगता, क्योंकि भूमि का मूल्य कभी कम नहीं होता है, लेकिन भूमि और भवन अगर साथ में है तो तब लगेगा। ठीक, इनटेंजिबल एसेट्स पे कभी डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, उसका अमार्टाइजेशन होता है। क्या होता है, अमार्टाइजेशन। इनटेंजिबल एसेट्स में है मतलब वही है, सेम लीगल एंट्री जो होंगी वही होंगी, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो एज ए डिप्रिसिएशन होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन नाम चेंज है। आप टेंजिबल फिक्स एसेट्स का डिप्रिसिएशन निकालते हैं और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स का अमार्टाइजेशन करते हैं। वैल्यू कम दोनों में होंगी, घटेगा, रूल वही है, सब कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी वही है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग कर दिए गए हैं, उसका डिप्रिसिएशन कर दिया गया, उसका अमार्टाइजेशन कर दिया गया है। ठीक, तो लिखिए किसी भी अस्थायी संपत्ति के लगातार प्रयोग से, किसी भी अस्थायी संपत्ति के लगातार प्रयोग से, लगातार प्रयोग से, लगातार प्रयोग से उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, वही गुणवत्ता यानी क्वालिटी या मूल्य में, वैल्यू में जो कमी आती है, जो कमी आती है उसे ह्रास, डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसे ह्रास ब्रैकेट में डिप्रिसिएशन कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन के लिए एक बड़ी बात बता रहा हूं, मजेदार बात, पता नहीं आपके सामने है कि नहीं है, सुने रहे होंगे नहीं सुने हम नहीं जानते, लेकिन सुन लीजिए। एक बात याद रखिएगा, कोई भी एसेट्स जब तक यूज में नहीं आएगी, जिस दिन तक उसको यूज में नहीं ले रहे हैं, तब तक उस पर ह्रास चार्ज नहीं होती है, जान लीजिएगा। हम कहते हैं कि एक बाइक है शोरूम में 10 साल खड़ी रहे ना बिके, कितने साल, 10 साल खड़ी रहे ना बिके, ये 10 साल, उस 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। उस तारीख जिस दिन बिकेगी ना, उस बाइक की जो वैल्यू उस दिन रहेगी, उस वैल्यू पर बिक जाएगी। लेकिन अगर आप उस बाइक को परचेज करके लाइए, 10 साल घर में खड़ी करके रहिए और 10 साल के बाद तुम बेचिए, देखिए क्या उसी मूल्य पर बेचोगे, कभी नहीं बेचोगे, ये याद रखिएगा। मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि जब कोई संपत्ति यूज की जाने लगती है
या यूज करने के लिए ले ली जाती है तो उसकी वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक वो नहीं यूज हो रही है, जब तक वो परचेज नहीं की किसी द्वारा, वो वहीं पर है जहां बनी हुई है, तब तक उसकी वैल्यू जब कम होगी ही नहीं, उतनी ही रहेगी वो। समझ गए? तो लिखिए लेखा, ये तलपट के अंदर है तो इफ अंडर ट्रायल बैलेंस, यदि तलपट के अंदर है तो इफ अंडर ट्रायल बैलेंस, तो समझ गया ना, अंदर है तो कहां जाएगा? एक बार सिर्फ ना, लिखिए कहां अंदर है तो सिर्फ एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, सिर्फ एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डिप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन में दिखाते हैं, डिप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन में दिखाते हैं। डिप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन में दिखाते हैं। और ये तलपट के बाहर है तो इफ आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यदि तलपट के बाहर है तो इफ आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो समझ गए होंगे, दो बार दिखाएंगे। अब एक बार कहां दिखाएंगे, एक बार कहां दिखाएंगे, दिमाग में दबा लीजिएगा अपना। देखिए तो एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डिप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन में दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डिप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन में दिखाते हैं। अमॉर्टाइजेशन में दिखाते हैं तथा दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स में संबंधित संपत्तियों से घटाकर दिखाते हैं, रिलेटेड एसेट्स से माइनस करके दिखाते हैं, संबंधित संपत्तियों से घटाकर दिखाते हैं, घटाकर दिखाते हैं। समझ गए कैसे? आइए उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए आपका, इसलिए बताते रहे हैं कि एग्जाम्पल तुमको काम देगा। आप जब क्वेश्चन लगाने बैठिएगा तो इस वीडियो को ऑन कर लीजिएगा सबसे अच्छा। जैसे जैसे बताएं, मान लीजिए आपकी मशीनरी है 1 लाख की, यहां दिए हैं डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 5000, और बाहर कह रहे हैं डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी जो है वो 5% है। कितना परसेंट? 5%। तो चलो हम अभी बाहर वाला को छोड़ देते हैं। मान लीजिए डिप्रिसिएशन कहां दिया गया? डिप्रिसिएशन अंदर दिया गया है। आपका डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कहां है? अंदर है, बाहर नहीं है। छोड़ो अभी, अगर अंदर ही है कहां दिखाएंगे? एक जगह, ये जगह कहां? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डिप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन में। खत्म। और अगर अंदर नहीं दिया गया है, चलो बाहर दिया गया है, 5% कहा गया है, क्या करेंगे आप? पहले उसका निकालेंगे 5%। 1 लाख उसकी वैल्यू है, इसका आप 5% निकाल लीजिएगा, कितना आएगा? 5000। इसी तरह बनाए थे कि उतना ही आए। अब क्या करेंगे आप? ये 5000 बाहर दिया गया है ना, अब तो कहां जाएगा? 2 जगह। एक बार कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डिप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन में, यही 5000। दोबारा कहां जाएंगे हम? बैलेंस शीट के एसेट्स में। जब बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएंगे टेंजिबल में, टेंजिबल में तो लिखिएगा पहले आप बिल्डिंग, सॉरी मशीनरी। कितना मशीनरी है? 1 लाख। इसमें से माइनस कर दीजिएगा डिप्रिसिएशन, कितना? 5000। आपका 95,000 दिखाया जाएगा। इसी तरीके से हजारों जितनी संपत्तियां होंगी, ह्रास का लेखा ऐसे ही किया जाएगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आगे लिखिए, उपार्जित आय एकड़ इनकम, उपार्जित आय एकड़ इनकम, उपार्जित आय एकड़ इनकम लिखिए। अब बताइए भैया कि उपार्जित आय किसे कहते हैं? उपार्जित आय क्या है बताइए? जो कमा लिए हैं लेकिन मिली नहीं है, कहीं पे हम काम कर लिए हैं लेकिन अभी मिला नहीं है, तो जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक उसे क्या मानेंगे हम? उपार्जित आय कहते हैं। लिखिए 2 लाइन। ऐसी आय
जो कमा तो ली गई है लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी आय जो कमा तो ली गई है परंतु अभी प्राप्त नहीं हुई है उसे उपार्जित आय कहते हैं। 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 मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्राची हैं, कोई प्राची के पापा हैं, ये जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक इनके पापा जॉब किए, लेकिन इनके पापा को पेमेंट मिलती है 7 फरवरी को। तो जो जनवरी का वेतन है वो कब ड्यू हुआ? 31 जनवरी को ड्यू हो गया, आप कमा लिए, लेकिन मिला कब? 7 फरवरी को ना। तो 31 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में वो वेतन क्या माना जाएगा? उपार्जित माना जाएगा। कमा लिया गया है लेकिन मिला नहीं है। जैसे मिल जाएगा वो खत्म। समझ गया ना? तो लिखिए लेखा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखिए। यदि तलपट के अंदर है तो, यदि तलपट के अंदर है तो, यदि तलपट के अंदर है तो सिर्फ एक बार आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, तलपट के अंदर है तो सिर्फ एक बार आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अदर करंट एसेट्स में दिखाते हैं। अदर करंट एसेट्स में दिखाते हैं। अदर करंट एसेट्स में दिखाते हैं। और यदि तलपट के बाहर है, आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस है, यदि तलपट के बाहर है तो एक बार, तलपट के बाहर है तो एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में अदर इन लिखिए, क्या लिखिए? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में अदर इनकम में संबंधित आय में जोड़कर दिखाते हैं। रिलेटेड इनकम में प्लस करके दिखाते हैं। एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल में अदर इनकम में संबंधित आय में जोड़कर दिखाते हैं, तथा दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अदर करंट एसेट्स में दिखाते हैं। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अदर करंट एसेट्स में दिखाते हैं। डालिए अगला, आगे लिखिए। लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, कर के लिए प्रावधान। प्रोविजन फॉर टैक्स, कर के लिए प्रावधान। कर के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये क्या होता है सुनिए, लिखिए नहीं। ये क्या होता है? देखिए, जो कंपनियां होती हैं उनको अपनी आय पर टैक्स देना पड़ता है ना, तो लाभ में से कुछ हिस्सा टैक्स के लिए बचा कर रख लेती हैं कि इसी पैसे से टैक्स का पेमेंट कर दिया जाएगा। उसे बोलते क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अगर ये तलपट के अंदर है तो क्या होगा? बाहर है तो क्या होगा? तो लिखिए लेखा, यदि तलपट के अंदर है तो, यदि तलपट के अंदर है तो इफ अंडर ट्रायल बैलेंस, तो सिर्फ एक बार आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखिए, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं। और आगे लिखिए, यदि तलपट के बाहर है तो,
यदि तलपट के बाहर है तो यदि तलपट के बाहर है तो एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएल में टैक्स एक्सपेंसेस में दिखाते हैं, टैक्स एक्सपेंसेस में दिखाते हैं, टैक्स एक्सपेंसेस में दिखाते हैं तथा दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में 60 टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में 60 टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं। लास्ट पॉइंट लिखिए आज का, लिखिए लाभांश वितरण कर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लाभांश वितरण कर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसमें लिखिए यह 2001-2 से प्रभावी है, 2001-2 से प्रभावी है। जो कंपनी द्वारा अंशधारियों को दिए गए लाभांश पर, जो कंपनी द्वारा अंशधारियों को दिए गए लाभांश पर 20% की दर से दिया जाता है, 20% की दर से दिया जाता है। कंपनी द्वारा अंशधारियों को दिए गए लाभांश पर 20% की दर से दिया जाता है, दर से दिया जाता है। लिखिए लेखा, इसे एक बार रिजर्व एंड सरप्लस की गणना करते समय, इसे एक बार रिजर्व एंड सरप्लस संचय माध्यिक वही की गणना करते समय लाभ में से घटा दिया जाता है, लाभ में से घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है तथा दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में 60 टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में 60 टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं। धन्यवाद।